हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो दोस्तों, अध्ययन करते हैं। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ, जिसके द्वारा आवश्यक तत्वों को उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है तथा हानिकारक पदार्थों को इन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां से वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पदार्थों की ज़रूरत होती है, जैसे ग्लूकोज, O2 ऑक्सीजन, अमीनो एसिड और हार्मोन और विटामिन्स। जैविक क्रिया के दौरान कई हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 यूरिन। एनिमल्स में प्रभावित द्रव के आधार पर सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जल परिसंचरण तंत्र वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जंतु के शरीर में रक्त की जगह वाटर प्रवाहित होता है, इसलिए इसे वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जैसे स्पोंजेस, हाइड्रा, कोलेंट्रेटा और कैनिड्रीरिया। रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सुपीरियर वेना कावा और आर्टा और पल्मोनरी वेन और आर्टरी और वेन हार्ट। ये हमारा क्या है? हार्ट। परिसंचरण तंत्र हृदय। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त प्रवाहित होता है, जैसे सभी जीव इसका निर्माण रक्त तथा हृदय के द्वारा होता है। ये हमारा है हार्ट। ये क्या है? हार्ट है। वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम और राइट और ये है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये वाल्व लगे होते हैं। ये लब और डब की आवाज़ करते हैं। इसको हार्ट बीट भी कहा जाता है। 1 मिनट में मानव का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हृदय रक्त पदार्थों का परिवहन करता है, जबकि रक्त को गति देने का कार्य हृदय करता है, इसलिए हृदय को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। हृदय का औसतन वजन 300 ग्राम होता है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार एवं नाशपाती के आकार के जैसा होता है। हृदय एक मांसल संरचना है। इसमें जो है सब मांसपेशियां ही होती हैं, जो दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों रिब्स के पीछे या डायाफ्राम से थोड़ा ऊपर होता है। हृदय कोष्ठों चैम्बर्स में विभाजित होते हैं, जिसके 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें रक्त जमा रहता है तथा रक्त के पंपिंग का कार्य करता है।
अलग अलग जंतुओं में हृदय में कोष्ठों की संख्या अलग अलग होती है, जो निम्नलिखित है इस प्रकार है। जैसे जंतु और उनके कोष्ठक। तिलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं, मेढक या उभयचर में एम्फीबियन जैसे प्राणी होते हैं उनमें 3 चैम्बर होते हैं, सरीसृप रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, जैसे मगरमच्छ में 4 होते हैं, पक्षी और स्तनधारी में 4 होते हैं, केचुआ में 8 होते हैं। हृदय के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय तथा पेरिकार्डियम के बीच द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लड के द्वारा हृदय का पोषण तथा सुरक्षा का कार्य किया जाता है। हृदय सेप्टम के द्वारा कोष्ठों में विभाजित होता है। ऊपर कोष्ठ को आलिंद ऑरिकल तथा नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। ऑरिकल का निर्माण पसली तथा कमजोर मांसपेशियों के द्वारा होता है क्योंकि इसमें रक्त आकर जमा होता है, और वेंट्रिकल का निर्माण मोटी तथा मजबूत मांसपेशियों द्वारा होता है क्योंकि वेंट्रिकल वाले भाग में अत्यधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। ऑरिकल तथा वेंट्रिकल सेप्टम द्वारा राइट और लेफ्ट दो दो चैम्बर्स में विभाजित होते हैं। राइट ऑरिकल तथा राइट वेंट्रिकल में रक्त के बहाव के लिए कपाट वाल्व पाए जाते हैं। इस प्रकार के वाल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं। शरीर के अंदर रक्त का बहाव फ्लो ऑफ ब्लड। रक्त का बहाव हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए रक्तचाप के द्वारा होता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा यानी लंग्स में होता है। शुद्धिकरण के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय एक्सचेंज होता है। शुद्ध रक्त प्योर ब्लड, वैसा रक्त जिसमें O2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसे प्योर ब्लड कहा जाता है। इसका रंग ब्राइट रेड होता है। शुद्ध रक्त अलग वाहिनी यानी वेसल्स में बहता है जिसे धमनी यानी आर्टरी कहा जाता है। अशुद्ध इम्प्योर ब्लड, वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसे अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। इसका रंग गहरा लाल डार्क रेड या नीला हरा होता है। अशुद्ध रक्त की प्रवाहित करने वाली वेसल्स को सिरा यानी वेन कहा जाता है, जो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। ये हैं वेन यानी सिरा, ये हैं आर्टरी। धमनी एवं सिरा यानी धमनी और सिरा में डिफरेंट यानी अंतर क्या है? धमनी आर्टरी और सिरा वेन, इनमें शुद्ध रक्त रहता है। आर्टरी में कैसा रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। और वेन में क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें पीबी का मान ज़्यादा होता है, इसमें पीबी ब्लड प्रेशर का मान कम होता है। इसकी दीवारें अधिक रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी तथा मजबूत होती हैं, और जो वेन की होती हैं इसकी दीवारें पतली तथा कमज़ोर होती हैं। इसमें रक्त के बहाव की दिशा हृदय से शरीर की तरफ होती है। इसमें रक्त के बहाव की दिशा शरीर से हृदय की ओर होती है। इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, इसमें कपाट यानी वाल्व पाया जाता है। शुद्धिकरण के उपरांत रक्त सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है, जहां से हृदय के संकुचन द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होने के बाद अशुद्ध हो जाता है, जो वापस हृदय के राइट ऑरिकल में पहुंचता है। हृदय के संकुचन यानी कंट्रैक्शन के कारण राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में तथा राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों में रक्त पहुंचता है। इस प्रकार 24 घंटे रक्त शरीर में प्रवाहित होता रहता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें जो रक्त कैसा होता है? अशुद्ध होता है। और जो पल्मोनरी वेन यानी सिरा होती है आर्टरीज में अशुद्ध होता है। ये एक एक्सेप्शन अपवाद है। और पल्मोनरी सिरा में वेन में शुद्ध रक्त रहता है, जबकि इसमें कैसा आना चाहिए? अशुद्ध आना चाहिए।
और इसमें शुद्ध आना चाहिए, लेकिन ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण हृदय करता है। दाब को उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन तथा आकुचन की क्रिया करता है, जिसे सामूहिक रूप से हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कहा जाता है। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में केथ एंड फ्लक ने ये बताया कि हृदय के धड़कन का केंद्र हृदय के राइट ऑरिकल के मांसपेशियों में ही स्थित होता है, जिसे सीनो ऑरिकल नोड कहा जाता है। सीनो ऑरिकल नोड भी कहते हैं या पेज मेकर कहा जाता है। सीनो ऑरिकल नोड यानी नर्व फाइबर का बना होता है, जिसके द्वारा तंत्रिका आवेश उत्पन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप हृदय कॉन्स्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन की क्रिया करता है। स्नो ऑरिकल नोड से नर्व इम्पल्स एवी नोड ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड तक पहुंचाता है, जहां से आवेग को पूरे हृदय तक पहुंचा दिया जाता है। हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर हृदय दो प्रकार के होते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट, वैसा हृदय जिसमें हार्ट बीट की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होता है, उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। इस प्रकार के हृदय में प्राणी के सिर को काट देने पर तुरंत हृदय धड़कन बंद हो जाती है, जैसे कशेरुकी यानी वर्टेब्रेट को छोड़कर अन्य सभी प्राणी के हृदय। यह हृदय प्रायः तिलचट्टा, केंचुआ, जोंक मछली इत्यादि। बात करते हैं मिसोजेनिक हार्ट, वैसा हृदय जिसमें धड़कन का केंद्र हृदय की मांसपेशियों में स्थित होता है, जिसे मिसोजेनिक हार्ट कहा जाता है। मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। इस प्रकार हृदय मनुष्य, पक्षी और पशु इत्यादि हैं। इस प्रकार के हृदय में प्राणी के सिर को काट देने पर हृदय कुछ देर तक धड़कता रहता है, जैसे कशेरुकी वर्टेब्रेट के हृदय, कशेरुकी प्राणियों के हृदय जैसे। हार्ट बीट को सुनने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप या फोनोकार्डियोम कहा जाता है। हृदय को एक हार्ट बीट को पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसे ऑरिकल में संकुचन होने में 0.15 सेकंड, वेंट्रिकल को संकुचित होने में 0.30 सेकंड तथा पूरे हृदय को संकुचित होने में 0.40 सेकंड लगता है। रेट ऑफ हार्ट बीट, किसी भी प्राणी में 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट संपन्न होती उसे रेट ऑफ द हार्ट बीट कहा जाता है। मनुष्य में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। बड़े प्राणियों की हार्ट बीट की अवधि कम होती है, जैसे नवजात शिशुओं की हार्ट बीट 110 बीट पर मिनट होती है। हार्ट बीट की दर शरीर का डर, क्रोध, उत्तेजना तथा तापमान टेम्परेचर के कारण बढ़ती है। शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर हार्ट बीट की संख्या में 10 बीट पर मिनट की वृद्धि होती है। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ये रक्त वाहिनियों के सतह पर उत्पन्न किया गया दाब होता है। इसकी उत्पत्ति हृदय की धड़कन द्वारा होती है। जब हृदय संकुचित होता है तो उत्पन्न दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इसका मान एक स्वस्थ मनुष्य में 120 mmHg होता है। जब हृदय रिलैक्स होता है तब उस स्थिति में उत्पन्न दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जिसका मान स्वस्थ मनुष्य में 80 mmHg होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड प्रेशर का मान 120 से
mmHg होता है। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर एक दूसरे से समान रूप से प्रभावित होते हैं, अर्थात हार्ट बीट के बढ़ने पर बीपी का भी मान बढ़ जाता है। हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी से हृदय की मांसपेशियों में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। खान पान के नियमित तरीके से लेस एक्टिव मोड ऑफ लाइफ के कारण कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है, जिससे धमनी का व्यास कम होने लगता है। परिणामस्वरूप ब्लड प्रेशर का मान बहुत उच्च हो जाता है। उच्च ब्लड प्रेशर के कारण चेस्ट में हमेशा दर्द बना रहता है, जो अनंत धमनी के फटने का कारण बन जाता है, जिससे हार्ट अटैक की घटना होती है। एंजियोग्राफी ये एक परीक्षण की तकनीकी है जिससे बंद धमनियों का पता लगाया जाता है। बंद धमनियों का पता लग जाने पर सर्जरी के द्वारा धमनियों में वाल्व रिंग स्थापित किया जाता है, जिससे धमनी का व्यास बढ़ जाता है। इस प्रकार की रिंग का निर्माण टाइटेनियम धातु में किया जाता है, जिससे भविष्य में धातु महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यानी सोडियम 24 इसका प्रयोग शरीर के अंदर रक्त के थक्का का बनने लगने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 16 इसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति ल्यूकीमिया कहा जाता है। जिगर को ऑक्सीजन रुधिर यकृत तक से जाने वाली धमनी को हेपेटिक धमनी कहा जाता है। यदि रक्त में कणिकाओं को निकाल दें तो शेष भाग सीरम कहा जाता है। हिपैरिन को एंटी थ्रोम्बिन कहते हैं, जो एक पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 mg। खाली पेट में ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स 70 से 110 mg प्लस पर ml होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट कभी कभी हृदय में ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाने पर से बदलने की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी एक व्यक्ति के हृदय को दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थापित किया जाता है, जिसे हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा किया गया था। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 ईस्वी में एम्स के डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। ओपन हार्ट सर्जरी जब शल्य चिकित्सा सर्जरी चेस्ट को खोल की जाती है तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी खोल के की जाती है तो उसे ओपन सर्जरी कहा जाता है। विश्व में पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1893 ईस्वी में डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स के द्वारा की गई थी। भारत में पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1961 में डॉक्टर एन.के. डस्टर ने की थी। बाईपास सर्जरी जब हृदय संबंधी सर्जरी में चेस्ट को खोले बिना महाधमनी के सहारे किया जाता है तो उसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है। विश्व में प्रथम बाईपास सर्जरी अमेरिका के डॉक्टरों की टीम ने की, जिसका नेतृत्व डॉक्टर एच घोस्ट एंड मिचेल रोमन ने किया था। आर्टिफिशियल हार्ट इस प्रकार के हृदय का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के रॉबर्ट जॉर्विक ने 1982 ईस्वी में किया, जिसका नाम जॉर्विक 7 रखा गया। जॉर्विक 7 का प्रत्यारोपण वर्तमान में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ब्लड
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कलर रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। टेस्ट साल्टी NaCl सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं, और ये ब्लड वेसल्स हैं, वेसल्स, और वाइट ब्लड सेल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये प्लाज्मा होता है। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स में क्या होते हैं? RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। और ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन होती है, हैवी मटेरियल्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा रक्त प्लाज्मा यानी 55% होता है, ये 55% होता है, और ये 45% होते हैं। वाटर 90% होता है, प्रोटीन 7 से 8% होती है, और एल्बुमिन डेंस ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी फाइब्रियोजेन ब्लड क्लॉटिंग के काम करते हैं। फाइब्रियोजेन और प्रोथ्राम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अदर 2% क्या होते हैं? ग्लूकोज 1% और NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड 9%। एल्बुमिन प्रोटीन रक्त गाढ़ा डेंस बनाता है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। ब्लड कॉर्पल्स यानी RBC WBC ब्लड प्लेटलेट्स, RBC की बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कॉर्पल्स आर इरिथ्रोसाइट, या क्या कहते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसकी संख्या 5 लाख से 55 लाख प्रति यम क्यूब होती है। रंग इसका क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। आकार बाइकोनकेव होती हैं। उत्पत्ति लीवर यानी भ्रूण अवस्था में, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में इनका जन्म होता है RBC का। RBC की मृत्यु यकृत, लीवर और तिल्ली स्प्लीन, और मुख्य रूप से तिल्ली स्प्लीन में होता है। इसका RBC की मृत्यु कहाँ होती है? मुख्य रूप से स्प्लीन होती है। स्प्लीन ना हो तो आप लीवर लगा सकते हैं। स्प्लीन को RBC का ग्रेयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल्स का जो है जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। RBC का कार्य क्या होता है? O2 एवं CO2 परिवहन करना, O2 CO2 का परिवहन करना होता है। RBC O2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट का प्रयोग करता है। हिपैरिन नामक पिगमेंट के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। हिपैरिन नाम का जो प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्लॉटिंग नहीं करने देता है, नहीं तो ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर ही जम जाए। तो हिपैरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने यानी थक्का नहीं बनने देता है। हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण आयरन तथा ग्लोबिन प्रोटीन से हुआ है। किससे हुआ है? यानी हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा हुआ है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। मात्रा यानी 15 ग्राम प्रति ml ब्लड में 1
स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है, जो उसे 100% हीमोग्लोबिन माना जाता है। इसकी मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के 4 अणु को वहन करता है। हीमोग्लोबिन O2 से यानी ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन प्लस O2 के साथ क्रिया होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया अरक्ता नामक बीमारी हो जाती है, जिसके निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जब रेड बोन मैरो आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाती हैं तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया कभी कभी हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव के कारण एक विशेष प्रकार का एनीमिया उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चैन के छठे स्थान पर ग्लूटामिन एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, जिससे आरबीसी का आकार हंसिया सिकल जैसा हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी आ जाती है। तब इसे सिकल सेल एनीमिया नामक रोग कहा जाता है। इस स्थिति में निर्मित हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन यस कहा जाता है। परनीशियस एनीमिया कभी कभी रेड बोन मैरो द्वारा निर्मित आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे परनीशियस एनीमिया हो जाती है। परनीशियस एनीमिया का कारण विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड की कमी को माना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। थैलेसेमिया इस प्रकार का एनीमिया एक असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है, जिसे हीमोग्लोबिन एफ कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हमेशा दूसरे व्यक्ति से रक्त की आवश्यकता होती है। ये बात करते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये रक्त में 1% होता है। इनका जीवन काल मात्र 3 से 4 दिन होता है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और इसिनोफाइल और बैसोफिल और न्यूरोफिल। वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पल्स और ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। संख्या 8000 से 10,000 प्रति mm3। अनुपात WBC अनुपात RBC का अनुपात होता है 1:600। कार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। WBC का काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। सबसे ज़्यादा पुराना अगर है तो 10 से 12 दिन। WBC के प्रकार। WBC का मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसाइट, ये सबसे बड़ा WBC है। ये शरीर के रोगाणुओं का भक्षण करता है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? इनके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, इसका निर्माण थाइमस चेस्ट के बीच में होता है, जिसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? इनकी खोज फैब्रिसियस ने की थी। चिकन के
बुरसा में ये पाया गया, इसीलिए बी लिम्फोसाइट कहा गया। इसके द्वारा एंटीबॉडी या डेवलपमेंट किया जाता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। HIV वायरस या एड्स के विषाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद टी लिम्फोसाइट सेल्स को नष्ट कर देते हैं, जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण बंद हो जाता है। इस स्थिति में एड्स कहा जाता है। इस स्थिति में क्या होता है? एड्स कहा जाता है। एड्स में शरीर किसी भी रोग से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के वायरस को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, RNA पाया जाता है। एड्स विषाणु का निर्माण प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से होता है, जिसमें आवरण का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है, जबकि न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक पदार्थों के रूप में मौजूद होता है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड यानी RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। जिन वायरस में RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। इसके द्वारा असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एड्स वायरस और पोलियो वायरस। एलिसा टेस्ट, रीपा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एड्स का पता लगाया जाता है। न्यूट्रोफिल, इसके द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। बेसोफिल, इसके द्वारा हिपैरिन नामक यौगिक का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण वह सेल्स के अंदर रक्त नहीं जमता। हिपैरिन को एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। इसिनोफिल, इसके द्वारा एलर्जी संबंधित बीमारियों को ठीक किया जाता है। ल्यूकोसाइटिस, जब रक्त में असामान्य रूप से WBC की संख्या बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ल्यूकोपेनिया, जब रक्त में असामान्य रूप से WBC की संख्या घट जाती है तो इसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ल्यूकीमिया, जब WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ने लगती है, जिसके कारण RBC का निर्माण बंद हो जाता है। ये स्थिति ल्यूकीमिया के नाम से जानी जाती है, जिसे साधारण भाषा में ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ल्यूकीमिया को शरीर में कैंसर उत्पन्न होने के कारण अनकोजेन का सक्रिय हो जाना होता है। रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, इसकी औसतन संख्या 2.5 लाख से 3 लाख होती है। ये सिर्फ मैमल्स स्तनधारियों में पाए जाते हैं। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। ये रक्त का गाढ़ा बनता है, अर्थात रक्त को जमने में मदद करता है। डेंगू बीमारी में शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, इसलिए मरीज को बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं। रक्त का थक्का बनना यानी ब्लड क्लोटिंग, ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोकिनेस, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। ये जो हिपैरिन नाम का जो फाइब्रिन, फाइब्रोनेजन, थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉट, ये क्या होने लगता है? ऐसे ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है। ये तरीका है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड निकला, बाहर आया, फिर बाहर आने के बाद में ये थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रोनेजन, फिर फाइब्रिन और फिर क्लॉटिंग। शरीर का जब कोई भाग कट जाता है तब रक्त बाहर निकलता है। रक्त वायु के संपर्क में आता है तब ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोकिनेस पदार्थ स्रावित करता है। थ्रोम्बोकिनेस C++ की उपस्थिति में
प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। थ्रोम्बिन C++ की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसी रचना बनाता है जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है। कौन सी धातु सहायक होती है? कैल्शियम धातु सहायक होती है। रक्त के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। शरीर के अंदर बहने वाले हानिकारक पदार्थ यानी NH3, यूरिया और यूरिक एसिड को बनने वाली जगहों से शरीर से बाहर निकालने वाले जगहों तक पहुंचाना। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना। रक्त का समूह ब्लड ग्रुप, मनुष्य में ज़रूरत के हिसाब से एक व्यक्ति में रक्त को दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। प्राचीन समय में ज़रूरत पड़ने पर रक्त आदान किया जाता था, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में जेम्स ब्लेंडल ने सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। व्यक्तियों की मृत्यु रक्त के अलग अलग प्रकार की जानकारी के अभाव में होती है। सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में अमेरिका के पैथोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त होते हैं, जिनमें नेचुरल एंटीजन प्राकृतिक प्रतिजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। न्यूट्रल एंटीजन क्या होते हैं? वैसा एंटीजन जिनका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी समान शरीर में नहीं पाया जाता है। लैंडस्टीनर ने मनुष्य के शरीर में मौजूद आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में 2 तरह के न्यूट्रल एंटीजन को देखा, जिससे एंटीजन ए और एंटीजन बी कहकर संबोधित किया, जो अलग अलग व्यक्तियों को पाया जाता है। लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन के अनुसार ये भी बताया कि ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे न्यूट्रल एंटीबॉडी कहकर संबोधित किया। मनुष्य में 2 प्रकार के न्यूट्रल एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिसे एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी कहकर संबोधित किया। न्यूट्रल एंटीबॉडी उसे कहा जाता है जिसका एंटीजन समान शरीर में नहीं पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में अगर समान प्रकार का एंटीजन तथा एंटीबॉडी मिलते हैं तो आरबीसी की कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, जिसे ब्लड क्लम्पिंग कहा जाता है। इस घटना के कारण रक्त O2 को वहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य का दम घुटने लगता है और मृत्यु हो जाती है। आरबीसी एंटीजन और WBC एंटीबॉडी। एंटीजन ए तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी। अगर एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। ब्लड क्लम्पिंग, अगर ए को दे दिया, बी को दे दिया तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगा। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के आधार पर लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त को ए और बी और ओ सिस्टम के आधार पर 4 में वर्गीकृत किया: ब्लड ग्रुप और एंटीजन एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन तो ए होता है लेकिन एंटीबॉडी बी होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन तो बी होता है लेकिन एंटीबॉडी ए होता है। ओ में एब्सेंट होते हैं, ना तो ए होता है ना तो बी, एंटीजन कोई नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए ओ सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है, सभी इसका रक्त ले सकते हैं। ए बी में क्या होता है? एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं लेकिन ए और बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। नोट: 1902 ईस्वी में डॉक्टर कास्टेलो एंड स्टूरिल ने यह पता लगाया कि कुछ मनुष्यों के आरबीसी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जिसे ब्लड ग्रुप ए बी कहा जाता है। ए बी सबसे क्या करता है? ब्लड ले सकता है।
ब्लड ग्रुप रक्त ले सकता है एक्सेप्टर और डोनर। ब्लड ए किससे ले सकता है? ए से ले सकता है, ओ से, ओ से सभी को दे सकता है। और दे किसको सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ए और बी कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये क्या कर सकता है? सभी का ब्लड ले सकता है। बी बी को दे सकता है, ओ से ले सकता है, लेकिन बी और ए बी को दे सकता है। बी को देगा और ए बी को दे सकता है। ओ क्या, ए बी क्या करेगा? ए से लेगा, बी से लेगा, ओ को, ओ से लेगा, ए बी से लेगा, लेकिन सिर्फ देगा किसको? ओ बी को ही देगा, अदरवाइज किसी को नहीं देगा, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी कोई नहीं पाए जाते हैं। एंटीबॉडी ए और बी कोई नहीं पाए जाते, एंटीजन ए और बी होते हैं दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। आरएच फैक्टर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने ये पता लगाया कि मनुष्य के आरबीसी में एक प्रोटीन होती है जो रेसस बंदर के आरबीसी में पाई जाती है। मनुष्य के अधिकांश जनसंख्या रीसस मंकी के आरबीसी में मौजूद प्रोटीन की मौजूदगी के आधार पर मनुष्य के रक्त को दो भागों में पुनः विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। आरएच प्लस, इस प्रकार के रक्त में आरएच फैक्टर मौजूद होता है, अर्थात रीसस मंकी के आरबीसी वाला प्रोटीन पाया जाता है। भारत में लगभग 97% जनसंख्या आरएच प्लस ब्लड प्रेशर से संबंधित है। यस, आरएच निगेटिव की बात करते हैं, इसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। भारत की लगभग 3% जनसंख्या आरएच निगेटिव होती है। आरएच फैक्टर की उपयोगिता, आरएच ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को आरएच प्लस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है। माइनस वाले को प्लस वाला सिर्फ एक बार दे सकता है, क्योंकि आरएच माइनस फैक्टर के प्रवेश के कारण आरएच माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में आरडब्ल्यूबीसी तथा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो दूसरी बार रक्त चढ़ाने पर आरएच माइनस फैक्टर पर हमला कर देता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस ये स्थित तब होती है जब महिला आरएच माइनस और पुरुष आरएच प्लस तथा बच्चों में क्या आरएच प्लस हो जाए। इस स्थिति में गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस कहा जाता है। आरएच माइनस महिला तथा आरएच प्लस पुरुष के जोड़े वाली शादी को असफल शादी माना जाता है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में असंभावित रक्त समूह, माता पिता का रक्त बच्चों में संभावित रक्त बच्चों में असंभावित हो जाता है। माता पिता का रक्त समूह और बच्चों के संभावित रक्त क्या हो सकते हैं? बच्चों में असंभावित रक्त समूह, यानी अगर माता पिता का ओ है तो बच्चे में संभावित क्या होगा? ओ होगा, असंभावित ए और बी और ए बी नहीं हो सकते। अगर माता पिता में ओ ए हैं तो ओ और ए तो संभावित होंगे, लेकिन बी ए बी संभावित नहीं होंगे। अगर माता पिता में ओ बी हैं तो ओ बी तो संभावित होंगे, लेकिन ए और ए बी असंभावित होंगे। अगर माता पिता में ओ और ए बी हैं तो ए बी तो होंगे, लेकिन ओ ए बी नहीं होंगे। ए हैं तो ए और ओ तो हो सकते हैं, लेकिन बी और ए बी नहीं हो सकते। ए बी हैं तो ए बी ओ और ए बी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं, ये सब हो सकते हैं अगर ए बी हैं। अगर माता का ए है, पिता का किसी में से कुछ भी हो सकता है। ए और बी अगर दोनों हैं
तो ओ नहीं होगा, बाकी ये सब हो सकते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर बी भी हैं तो बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ए और ए भी नहीं हो सकते हैं। बी और ए भी हो अगर तो ए होगा, बी होगा, ए भी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। ए और ए भी हो तो ए भी होंगे, लेकिन ओ नहीं होगा। विकल्प चुने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इससे इस टॉपिक से जितने भी संबंधित प्रश्न एग्जाम के दर से इम्पोर्टेंट हैं उनको कर लेते हैं। उन विकल्पों को चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। लाल रक्त संवहनी संयोजक ऊतक हैं, बिल्कुल सही बात। मानव आरबीसीज का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, बिल्कुल सही बात। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 20 गलत है। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये है डी, केवल रक्त ही स्वायत्त प्रवाही संयोजी ऊतक है, ये गलत है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भाग का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 होती है, बिल्कुल सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का 6.8 लीटर होता है, बिल्कुल सही है। सामान्य मानव रक्त होता है, ये होता है थोड़ा क्षारी। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, ये रक्त दाब होता है 120 से 80। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ये प्लाज्मा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? ये होता है फाइब्रिनोजेन। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्त चालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है मरकरी कलाम से। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता होता है? ये होता है ओ ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? ये सी नहीं है, सी ब्लड ग्रुप नहीं होता है। ए होता है, बी होता है, ओ होता है। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? ये ओ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 से लेकर 7.4 होता है। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ये लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रक्त में इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ये आरबीसी करते हैं। कौन सा करता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। कौन रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं? ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ये हृदय पर की जाती है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है यानी लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में रक्त पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ये दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती हैं, ये होती हैं 60 से 100 मिनट प्रति मिनट, 60 से 100 प्रति मिनट। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने यानी क्लोटिंग में मदद करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन। ये कौन मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन मदद करता है। अगला क्वेश्चन है,
मानव में सफ़ेद रक्त कण है। ये सफ़ेद रक्त कण कौन से हैं? शरीर में संक्रमण को से बचाने के लिए। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होते हैं? ये दिल यानी हार्ट में होते हैं। ए और बी और ओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? ये होता है 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। निम्नलिखित एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कितने लीटर खून होता है? ये 5 लीटर खून होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मानव रक्त के पीएच का मान लगभग होता है, ये होता है 7.4, ये क्षारीय होता है। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? ये 7.35 से 7.45 होनी चाहिए। रक्त एक ऊतक है, यानी कैसा ऊतक है? संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ये लाल रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ये पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी शिरा नहीं, पल्मोनरी धमनी यानी अशुद्ध रक्त। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? ये रेसस फैक्टर नहीं करते हैं। अगला है धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, ये ऑक्सीजन से भरी होती हैं। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, ये है द्रव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? ये सी सही नहीं है, यानी लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर नहीं होती है। और ये भी सही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना आकृति, वृत्तीय और उभयतल होती है। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्से से रक्त एकत्र करता है? ये करता है सुपीरियर वेना कावा। वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। ये डी सत्य नहीं है। नंबर 1 ये भी सही है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही बात है। ये एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर होता है, बिल्कुल सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, सही है, ये सिर्फ गलत है। सामान्य मानव का खून बहने के साथ और जमने का समय क्रमशः होता है, ये होता है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? ये स्वायत्त कणिकाएं होती हैं। में तंतुबद्ध नहीं होता है, कौन तंतुबद्ध नहीं होता है? रक्त। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? ये Fe आयरन मौजूद होती है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखायुक्त और इनाभिकीय यूनिन्यूक्लिएट। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त परिसंचरण करती है? ये धमनी। हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का चक्र है। 47 क्वेश्चन नंबर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? ये स्वायत्त रक्त कणिकाओं की यानी WBC की जा सकती है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र से संदर्भ में सत्य नहीं है। ये
सी, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रीय नहीं होता है? ये एंथ्रोसाइट्स। निम्न में से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय नियंत्रित करता है? ये पेसमेकर करता है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है, ये मोटी होती है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? WBC के बारे में ये सही नहीं है। आकार यानी 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है, नहीं। आकृत अमीबा या वृत्ताकार होती है, सही है। वे सैनिकों के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात। नाभिकीय केंद्रीय होता है, बिल्कुल सही है। सब सही है, सिर्फ ये गलत है। वे विकल्प चुनिए जो सामान्य तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी ये रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है, ये बिल्कुल गलत है। ये शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा यानी रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन यानी मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए लौह, इनमें लौह होता है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ये आंसर सी है, यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 इसमें लौह होता है, बिल्कुल सही बात। ये रक्त को लाल प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात। ये रक्त ऑक्सीजन वाहक होता है, बिल्कुल सही। ये तीसरा गलत है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डी है, 1, 2, 3, 4 ये अभी कर चुके हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इन झिल्लियों को कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कोशिकाएं। पुरकिंजे तंत्र में विशिष्ट है, ये है हृदय में स्नायु तंत्र। हृदय में स्नायु तंत्र। मनुष्य की सामान्यतः स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती हैं? ये होती हैं 70 से 80 बीट पर मिनट। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ये केशिका कहा जाता है, कैपिलरिटी। रक्त शरीर में क्या कार्य करती हैं? रक्त शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये होता है 120 mm से 80 mm तक। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये स्फिग्मो मैनोमीटर को किया जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है तो इस उल्लेख Hg का तात्पर्य क्या होगा? ये मरकरी से। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ये केंचुआ में विलय हो जाता है। रक्त में लाल रक्त निम्न में से किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिका यानी RBC का रंग होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब होता है यानी बंद हो जाता है। नीचे स्तर 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। श्रीमती X, श्रीमती X, श्री Y, श्रीमती Y। निम्नलिखित में किसका रक्त दाब सामान्य है? यानी श्रीमती Y का, श्री Y का। श्री Y का जो है रक्त सामान्य है, 120 mm से 80 mm तक होता है, बिल्कुल सही बात है।
हमारे शरीर में रक्त का मान दाब होता है, ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है भाई। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण क्या है? R रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी हृदय समूह के साथ समूहन नहीं होता है। ये आंसर है सी नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ओ हो तो दे दो, O- दिया जा सकता है। अज्ञात रुधिर वर्ग। एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त है और उसे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित में से रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ये लाया जा सकता है ORH नेगेटिव। RH कारक का नाम संबंधित है, एक प्रकार है ये बंदर रीसस बंदर से। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? ये रक्त वर्ग होगा O पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त A तथा माता का रक्त O है तो बताइए कि पुत्र के निम्नलिखित में से कौन सा रक्त होगा? ये O होगा। लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती हैं? ये एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। वर्ग AB रक्त व्यक्ति किस ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त होता है? इनमें से कोई नहीं। AB वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वजनिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि सार्वजनिक रक्तदाता का इसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लौडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण होती हैं? ये हृदय की क्रिया के कारण होती हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन सा होता है? ये तिल्ली यानी प्लीहा में होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये है RBC का। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ये हैं फुसफुस सिरा यानी वेन, जिसमें वेन में अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन फुसफुस सिरा ऐसी होती हैं, ये अपवाद एक्सेप्शन है, जो ये कैसा ब्लड ले जाती हैं? शुद्ध ले जाती हैं। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ये हिपैरिन के कारण रक्त ब्लड में अंदर जमता नहीं है। ये दोस्तों टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे संबंधित टॉपिक का अध्ययन किया और इससे संबंधित जितने रिलेटेड पर्सन बनते हैं एग्ज़ाम के जैसे उनका भी अध्ययन किया। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि इस तरीके से मैं और वीडियो बना सकूं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हो। आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जय हिंद। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।